यस फ्रेंड्स, हम लोगों ने बेटा कल वाले पीरियड में कर लिया था सेकेंड लॉ, यानी लास्ट पीरियड हम लोगों ने पढ़ लिया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता था, उसमें हम लोग डिस्कस किया था कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इट इज ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एनर्जी जो होती है सिस्टम की बेटा टोटल वो ऑलवेज कंजर्व होती है, उसको एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें बेटा सेकेंड लॉ का ड्रॉबैक क्या रहा, एनर्जी किधर से किधर ट्रांसफर होगी, कैसे कन्वर्ट होगी, किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, इन सब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं वहाँ दिया गया था। इसलिए सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ जो फर्स्ट लॉ में ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगा, किधर से किधर फ्लो करेगा, ठीक है, किस फॉर्म से किस फॉर्म में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं थी। केवल था कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता बेटा, एक फॉर्म की एनर्जी को कम्प्लीटली आप दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन होता है बट 100% कंप्लीट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में नहीं होता है। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है, सबके घर में लाइट होता है। आप देखते होंगे कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी हम यूज़ करते हैं, जैसे मान लो बल्ब का यूज़ करते हो, वो एलईडी हो, सीएफएल हो, ट्यूब लाइट हो, नॉर्मल बल्ब हो, जो भी XYZ है, आप देखते होंगे जब वो आप यूज़ करते हैं, जहाँ उसको ऑन रखते हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ हीटिंग होती है। जबकि बल्ब का पर्पज हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसका तो 100% कन्वर्जन नहीं हो रहा, तभी तो हीट हो रहा है। आप कोई भी इस तरह से सिस्टम आप ले लेते, फैन है, फैन जब वो क्या करते हैं आप ऑपरेट करते हैं, तो उस कंडीशन में देखो वो भी फैन की बॉडी भी हीट होती है, इसका तो वहाँ भी एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो बेटा कोई भी ऐसी मशीन हम या कोई ऐसा डिवाइस जनरेट क्या डेवलप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कम्प्लीटली अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। इसीलिए बाद में फर्स्ट लॉ जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली हर कंडीशन के लिए वो फॉलो नहीं होता है। ठीक है। इसीलिए फिर सेकेंड लॉ क्या थर्मोडायनेमिक्स आया। जब कोई भी चीज़ें होती हैं, किसी चीज़ में ड्रॉबैक होता है, तो नेक्स्ट लॉ हम लोग क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है, या डेवलप किया जाता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यही चीज़ें क्या की एक्सप्लेन की गई कि एनर्जी जो होती है, ठीक है, हमेशा सेल्फ जब उसका क्या होता है ट्रांसफर होता है, तो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। अगर लो टू हाई आपको ट्रांसफर करना है तो हमेशा एक एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर लो टू हाई एनर्जी को ट्रांसफर करना है बेटा, तो हमेशा हमें क्या एक्सटर्नल एजेंट की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है बेटा, तभी आपका लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ क्या एनर्जी फ्लो होता है। लाइक आपका रेफ्रिजरेटर, ठीक है, घर में रेफ्रिजरेटर आपका होता है, आप देखते होंगे अंदर का टेम्परेचर कम होता है, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है। वहाँ पे ऐसा कोई कूलिंग सिस्टम नहीं, वहाँ पे यही होता है बेटा, अंदर के टेम्परेचर को रिमूव कर दिया जाता है बाहर। जैसे आप एसी घर में लगाते हो, तो एसी लगाते हैं तो उसका क्या रोल होता है, जो अंदर का टेम्परेचर होता है, जो हमारा क्या है अंदर का टेम्परेचर होता है, उसको वो बाहर रिमूव कर देता है। जब अंदर के टेम्परेचर को बाहर रिमूव कर देगा, अंदर के टेम्परेचर क्या करेगा, बाहर बेटा रिमूव कर देगा, तो उस कंडीशन में क्या होगी, ठीक है, अंदर का टेम्परेचर जो है वो रिमूव जब हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो अंदर का टेम्परेचर फॉल करेगा, तो आपको क्या कूलिंग फील होता है। यही सेम कॉन्सेप्ट रेफ्रिजरेटर का हो गया। ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी होती हैं। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स इस पर सिलेबस से दिए तो कई गए, लेकिन मेनली हम लोग दो स्टेटमेंट लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। एक केल्विन स्टेटमेंट लेते हैं और दूसरा बेटा क्लाउसियस स्टेटमेंट लेते हैं। एक केल्विन स्टेटमेंट लेते हैं, दूसरे हम लोग क्लाउसियस स्टेटमेंट लेते हैं। तो एक ही करके हम लोग सुन लेते हैं बेटा। केल्विन जो स्टेटमेंट था, केल्विन के अकॉर्डिंग क्या होता था, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन इंजन ऑपरेटिंग इन ए साइक्लिक प्रोसेस, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन इंजन ऑपरेटिंग इन ए साइक्लिक प्रोसेस टू, ठीक है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, या एक्सट्रैक्ट, जो कह लो एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम, ठीक है, ये रिजर्वायर एंड कन्वर्टेड इनटू कंप्लीटली इनटू वर्क। मतलब कोई भी बेटा मशीन हम ऐसे नहीं डिजाइन कर सकते, ऐसा नहीं बना सकते हैं जो एनर्जी रिजर्वायर से लेने के बाद कंप्लीटली उसको वर्क में कन्वर्ट कर ले। एक्सट्रैक्ट करना मतलब लेने के बाद एक्सट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, कि जो एनर्जी वो ले रहा है, जो एनर्जी ले रहा है उसको कंप्लीटली वो किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क में कन्वर्ट कर दे। ऐसे कोई भी मशीन हम डिजाइन नहीं कर सकते हैं। मतलब प्रैक्टिकली कोई ऐसी मशीन आप डिजाइन नहीं कर सकते जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कंप्लीटली अदर फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। कोई भी हमारी ऐसी मशीन डिजाइन नहीं हो सकती बेटा जो कंप्लीटली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो इसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा केल्विन स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे इसे, केल्विन स्टेटमेंट बोल लेते हैं। ठीक। तो दूसरा कंडीशन आपकी होती है, या ऐसे दूसरे फॉर्म में अगर कह सकते हैं, तो होल ऑफ हीट कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। ठीक है।
इंटू वर्क, मतलब होल जो हीट आपका होता है उससे कभी भी हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, हीट इंजन वर्क जो हमारा हीट इंजन होता है इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अभी आगे हम लोग हीट इंजन पढ़ेंगे और रेफ्रिजरेटर भी पढ़ेंगे बेटा। ठीक, दूसरा क्लाउसियस ने कहा था, मतलब ये तो केल्विन स्टेटमेंट था कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी जो यहाँ पे होता है अगर एनर्जी किसी हम सोर्स से लेते हैं, ठीक है, वो कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये केल्विन स्टेटमेंट था। क्लाउसियस ने कहा था इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ, ठीक है, सेल्फ एक्टिंग मशीन, ऐसे कोई मशीन नहीं बनाई जा सकती है जो सेल्फ एक्ट करे एंड एडेड बाय द किससे, एनी एनर्जी, एनी एक्सटर्नल एजेंट, मतलब जो बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के हेल्प के एनर्जी को, हीट को लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर ट्रांसफर करे। ठीक, मतलब ऐसा कोई सेल्फ एक्टिंग मशीन नहीं डिजाइन हो सकती बेटा जो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट को ट्रांसफर करे। ठीक है, लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट को ट्रांसफर करने के लिए हमेशा हमें क्या चाहिए, एक क्या एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपका था बेटा क्लाउसियस स्टेटमेंट, यानी कि जो भी होता है हीट इटसेल्फ हमेशा हायर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करता है। अगर लोअर टू हायर टेम्परेचर आपको शिफ्ट कराना है बेटा तो वहाँ पे आपको एक एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपका रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में जब तक आपका सप्लाई ऑन रहती है तभी तक देखो वो कूल करता है। ऐसा नहीं कि आपने रेफ्रिजरेटर ला के घर में रख दिया तो अपने से सब कुछ ठंडा करता रहेगा। जब तक आप उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी देते रहेंगे, उसकी मशीन ऑपरेट होती रहेगी, तब तक तो वो क्या करेगा, अंदर का टेम्परेचर आपका डिक्रीज करेगा बाई ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, और जब आपका क्या ऑपरेटिंग बंद हो जाता है, यानी कि लाइट चली जाती है, स्विच आप ऑफ कर देते हैं, तो उसके बाद फिर आपका ट्रांसफर होना बंद होता है। धीरे 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 आप देखेंगे आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका अंदर का चैम्बर गर्म हो जाता है। ठीक, अब तुरंत इसलिए नहीं गर्म होता बेटा क्योंकि उसको हम लोग आइसोलेटेड बनाने का काफ़ी हद तक क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, बट 100% कभी भी किसी सिस्टम को हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हमारी हीट वहाँ से क्या होती है, इंटर करती रहती है, इसलिए धीरे धीरे फिर वो गर्म हो जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया क्लाउसियस। एक क्लाउसियस स्टेटमेंट जो था वो रेफ्रिजरेटर उसके बेस पे काम करता है, और जो केल्विन स्टेटमेंट था उसके बेस पे आपका हीट इंजन। तो हीट इंजन हमारा क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं बेटा। ठीक है, देखिए ये समझ गए कहानी। ठीक, बस इन्होंने सेकेंड लॉ में ये कहा गया कि बेटा कोई भी ऐसी मशीन या ऐसा इंजन हम डिजाइन नहीं कर सकते हैं जो विदाउट एनर्जी लॉस वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है। जो विदाउट एनर्जी लॉस वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी दूसरा कंडीशन है वहाँ पे ये नहीं फर्स्ट लॉ में बोला गया था एनर्जी किधर से किधर ट्रांसफर होती है या कैसे कन्वर्ट होती है। यहाँ पे क्लाउसियस स्टेटमेंट में बोला गया कि हमेशा एनर्जी को लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर अगर आपको शिफ्ट कराना है तो वहाँ पे एक एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सटर्नल एजेंट जब तक एक्ट करेगा तब तक क्या करेगा, वो लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर आपका फ्लो होगा। अगर एक्सटर्नल एजेंट एक्ट नहीं कर रहा तो उस कंडीशन में आपका फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग बेटा दिखा लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, उसके बेस पर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक है, आगे हमारा है बाबू हीट इंजन, तो हम लोग पढ़ेंगे हीट इंजन। हो गया आपका हीट इंजन। ठीक है, दिख रहा है बेटा, थोड़ा बड़ा करते हैं। देखो हीट इंजन में क्या होता है बेटा, बेसिकली हम इसके तीन कंपोनेंट लेते हैं। एक हमारा होता है सोर्स जिसका टेम्परेचर हाई होता है, एक होता है बेटा सिंक जिसका टेम्परेचर लो होता है, और तीसरा पार्ट होता है जिसे हम वर्किंग सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्किंग सब्सटेंस कहते हैं। तो इसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा हीट इंजन। कैसे डिजाइन करते हैं, बनाते कैसे हैं, हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना लेते हैं बेटा। यहाँ पे तीन चैम्बर हम लोग ले लेते हैं। पहला जो ऊपर वाला है इसे हम लोग कह लेते हैं बेटा सोर्स, टेम्परेचर T1 ले लेते हैं। नीचे वाला जो होता है इसे हम लोग सिंक कह लेते हैं बेटा, टेम्परेचर T2 ले लेते हैं। ये वर्किंग सब्सटेंस कहलाता है, वर्किंग सब्सटेंस इसका टेम्परेचर हो, इसको ले लेते हैं वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, जहाँ पे हमें जहाँ से और कि जितना ऑब्टेन होगा बेटा, यहाँ से अगर Q1 हीट प्रोवाइड किया जाता है
ठीक है, कितना Q1, और जो सिंक को ट्रांसफर होता है वो Q2 हीट होता है। अगर किसी भी मेथड से हम Q2 की वैल्यू जीरो कर ले तो उस केस में क्या होगा, कंप्लीटली हीट आपका वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। बट कभी भी कोई भी ऐसा मशीन आप डिजाइन ही नहीं कर सकते बेटा जहाँ पे जो Q2 की वैल्यू हो वो आपकी जीरो हो। Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली जीरो हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता प्रैक्टिकली। ठीक है, हाँ मिनिमाइज कर सकते हो आप, उसकी वैल्यू को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। इसीलिए इसकी इफिशियंसी जो है आज के डेट में जो मशीनें बनाई जा रही है, सिस्टम बनाई जा रही है, वो पहले की तुलना में मोर इफिशियंट है। आप एग्जांपल हम लोग लेते हैं बेटा, पहले के टाइम पे, पापा के टाइम पे बुलेट और राजदूत चला करता था, पूछिएगा पापा के टाइम पे पहले बुलेट और राजदूत, पापा जब छोटे रहे होंगे, दादा के टाइम पे बोलो, तो बुलेट और राजदूत हुआ करता था। ठीक है, फिर आपकी स्कूटर आई, फिर मॉडिफाइड कई आपकी बाइकें आ गई, आज आजकल मार्केट में बहुत सारी आ रही हैं। उस टाइम पे जो अच्छी अगर कंडीशन में होती थी तो 35-40 कंपनी की एवरेज होती थी, 40-45, लेकिन वो देती थी प्रैक्टिकली 35 से 40 या 30 से 35 के बीच में, वो भी नई अच्छी कंडीशन में। बुलेट जो होता था 20 से 25 का एवरेज कोऑपरेटिंग होता था, लेकिन वो भी बंदा 20-50 से देता था। आज के डेट में क्या हुआ, बाइकों को, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलोमीटर में उस टाइम पे आप 25 किलोमीटर चल पाते थे। आज के डेट में मार्केट में बहुत सारी ऐसे बाइक है, 1 किलोमीटर 1 लीटर अगर आप फ्यूल डालते हैं, 1 लीटर फ्यूल अगर आप डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, तो 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 90 किलोमीटर चल पाते हैं। इसका मतलब पहले की तुलना में 3 गुना 4 गुना हमारा ज़्यादा क्या हो रहा है, माइलेज दे रहा है। ठीक है, दैट मीन्स पहले जो हमारे जो सिस्टम हुआ करते थे, ठीक है, वहाँ पे एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक, भाई गाड़ी है, गाड़ी का पर्पज था हमें डिस्टेंस कवर करना, तो वहाँ पे एनर्जी लॉस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। आज के डेट में रिलेटिवली हम लोग एनर्जी लॉस को मिनिमाइज कर दिए। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं बेटा, घर में पहले नॉर्मल 100 वाट का बल्ब लगा करता था, 100 वाट, 60 वाट, 150 वाट, 200 वाट। ठीक, तो बल्ब लगा करते थे। जो हम 100 वाट को कंपेयर कर रहे हैं, 100 वाट का जो बल्ब हुआ करता था, जब बल्ब का टाइम था, बल्ब हुआ करता था, उससे कहीं ज़्यादा रोशनी आपकी 40 वाट की जो क्या ट्यूबलाइट हुआ करती थी वो देती थी। ट्यूबलाइट के बाद फिर आपका CFL आया, जितना 100 वाट का बल्ब देता था या 40 वाट की ट्यूबलाइट देती थी, उतना आपका 18 वाट का CFL देने लगा। ठीक, CFL के बाद आज के डेट में आपकी LED आ गई, जितना 100 वाट का बल्ब देता था उतना आपका 7 वाट 9 वाट की आपकी LED देती है। यानी कि 10 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी तब कंज्यूम होता था। तो हम एनर्जी को क्या किया, घटा लिया। पहले जो बल्ब जलाने से जितनी एनर्जी खर्च होती थी, मान लो घर में आपने अगर 2 नॉर्मल बल्ब लगा दिया, उतने पूरे घर की बिल्डिंग की आपकी LED जल जाती है। ठीक है, एनर्जी लॉसेस जो हैं, जो हुई कर दी। तो रिड्यूस क्यों, कैसे हुई, क्योंकि जो हमारी अननेसेसरी लॉस होती थी, हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होता था, वो आपका आजकल इफिशियंसी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक, अदरवाइज आज की डेट में जितना क्या बल्ब आप जलाते हो घरों में, अगर उतना मीटर से जलाना हो तो बिजली का बिल आज की डेट में जितना आता है उसका कई गुना आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये केसेस आपके होते हैं। यहाँ पे बेटा हम लोग वही करते हैं कि जो मशीन होती है, मशीन की एफिशिएंसी, हीट इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो हमारा एनर्जी लॉस हो रही है सिंक को, वो उसकी वैल्यू को हम मिनिमाइज करते हैं। जितना ज़्यादा आप मिनिमाइज कर लेंगे बेटा, हम लोग बोलेंगे उतनी ही आपकी मशीन जो होगी वो ज़्यादा इफिशियंट होगी, उतनी ही मशीन क्या होगी आपकी, ज़्यादा इफिशियंट होगी। अगर यहाँ से आने वाला हीट बेटा Q1 है, सिंक को ट्रांसफर वाले और Q2 है, तो वाक्य की जो वैल्यू होगी वो Q1 माइनस Q2 के बराबर हो जाता है। जो वर्क हमारा ऑब्टेन होगा वो Q1 माइनस क्या हो जाएगा, Q2 के आपका बराबर हो जाता है। वर्क डन की जो वैल्यू आपकी होगी वो Q1 माइनस क्या हो जाएगी, आपकी Q2 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ से दिखा लेते हैं बेटा, कितनी होती है की एफिशिएंसी होती है वर्क डन अपान क्या, हीट, कितना, जितना आपने क्या किया है, गिवन टू द वर्किंग सब्सटेंस। जितना हीट आप ले रहा है सिस्टम और जितना आपका वर्क ऑब्टेन हो रहा है, तो वर्क अपान क्या, हीट गिवन टू द वर्किंग सब्सटेंस के रेशियो को ही हम लोग इफिशियंसी कहेंगे। तो बेटा यहाँ पे इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन लिखते हैं तो वर्क डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस अपान हीट गिवन टू द वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, तो बात करते हैं जब इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन लेते हैं बेटा, हीट इंजन तो ईटा से दिखाते हैं बेटा। तो ये होता है वर्क डन
by working substance upon वर्क डन बाय वर्किंग सब्सटेंस अपॉन, क्या हो जाएगा बेटा, जो वर्क डन क्या कर रहा है, वर्किंग सब्सटेंस कर रहा है, अपॉन हो जाए हीट गिवन टू वर्किंग सब्सटेंस, हीट गिवन टू वर्किंग सब्सटेंस। हीट गिवन टू द वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका होता है, इसके रेशियो को हम लोग क्या कह लेते हैं, इसी को कह देते हैं बेटा एफिशिएंसी। अब यहाँ पे जो वर्क डन की वैल्यू हो रही बेटा, Q1 हीट दिया, Q2 सिंक को ट्रांसफर हुआ, तो Q1 माइनस Q2 के बराबर हो गया। तो यहाँ से एफिशिएंसी जो हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू, वैसे बेसिक फार्मूला लिखेंगे W/Q1, और W की वैल्यू है बेटा Q1 माइनस Q2 अपान Q1। यहाँ से अगर डिवाइड कर लिया तो Q1/Q1 1 हो जाएगा, 1 माइनस Q2/Q1 के बराबर होता है। तो एक तो रिलेशन हमारा ये हो गया, एक हमारा क्या हो गया, रिलेशन ये बन गया। अगर इसी को हम लोग परसेंटेज के टर्म में लेंगे, परसेंटेज एफिशिएंसी, तो 100 से बेटा मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर आप इसी को परसेंटेज के टर्म में लेंगे तो परसेंटेज एफिशिएंसी की जो वैल्यू आएगी, ये होगा 1 माइनस Q2/Q1 इंटू क्या, 100। 100 से मल्टीप्लाई कर लेते तो ये परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाती बेटा। इस केस में कितनी आपकी एफिशिएंसी होगी, वो परसेंटेज में आ जाती है। इसी को इन टर्म ऑफ टेम्परेचर अगर लेते हैं हम लोग, किसके टर्म में लेते हैं बेटा, टेम्परेचर के टर्म में लेते हैं, तो हम लिख क्या लेते हैं, इन टर्म ऑफ टेम्परेचर परसेंटेज इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 इंटू हो जाएगा बेटा 100। इससे परसेंटेज इफिशियंसी इन टर्म ऑफ टी क्या कर T1 दोनों की इक्वेट कर देते हैं साथ साथ में, तो हम लोग लिख सकते हैं परसेंटेज इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस Q2/Q1 इंटू 100, यही इक्वल टू होगा 1 माइनस T2/T1 इंटू 100। दिस इज द परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन। इसी को बेटा हम लोग नाम देते हैं परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ द क्या कहेंगे, हीट इंजन कहेंगे, ठीक है। तो ये दिखा लेते हैं क्या होगा, कैसे होगा। अगर बेटा किसी भी मेथड से आप Q2 की वैल्यू को 0 कर दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बना लेते हैं, बेसिक हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अगर आपने Q2 की वैल्यू 0, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक। केवल हम लोग कहते हैं इफ Q2 इक्वल टू 0 OR T2 इक्वल टू 0। जब Q2 0 होगा तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर बेटा T अच्छा लिखा है उधर, सिंक का टेम्परेचर T2 है, तो ये भी जब हीट जाएगा नहीं तो टेम्परेचर 0 हो जाएगा बेटा, उसका भी टेम्परेचर हम 0 लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन से हमें मिल जाएगा परसेंटेज इफिशियंसी इक्वल टू, ये वैल्यू 0 हो गया तो सीधे सीधे बेटा 100% हो जाएगा। परसेंटेज इफिशियंसी ऐसा केस में कितनी आएगी, 100%। बट प्रैक्टिकली यहीं पे लिख लेंगे, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है बेटा, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली ये चीज़ें हमारी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू हमारी पॉसिबल नहीं होती, यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं बेटा। इसके बेस पे हमारा यहाँ से क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, क्या होगा कैसे होगा, वहाँ से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, इतने में बेटा कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार देख लीजिए, 1 मिनट, फिर हम आगे बताते हैं, देख लो आप।
ओके, समझ गए ये। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ हीट इंजन। इसमें सब कैटेगरी कर लेते हैं, अभी इस पे हम क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, पहले टाइप्स देख लीजिए। ठीक, टाइप्स ऑफ हीट इंजन, इसे हमें इरेज करना पड़ेगा थोड़ा। तो देखो टाइप्स ऑफ हीट इंजन थ्योरेट का पॉइंट है, आप समझ लो। ठीक, देखिए जो सॉरी बेटा, जो हमारे हीट इंजन होता है, ठीक है, इसके बेस पे जब हम लोग टाइप्स की बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे, टाइप्स की बात करते हैं, तो दो कैटेगरी बांट देते हैं। एक एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होता है बेटा, और एक इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है। जो हमारे हीट इंजन होते हैं उसके दो कैटेगरी बांट दिया जाता है, एक एक्सटर्नल हीट इंजन और एक इंटरनल हीट इंजन। अब दोनों में अंतर क्या होता है सुनो। जो एक्सटर्नल हीट इंजन होता है, वहां पे जो फ्यूल का कंबस्शन होता है या बर्निंग होता है, तो जो कंबस्टिंग टैंक होता है, चैम्बर होता है, वो हमारा क्या होता है, आउटसाइड द मेन बॉडी होता है। मतलब जो हमारा, ठीक है, कंबस्शन जहाँ पे हो रहा है, फ्यूल जहाँ कंज्यूम हो रहा है, वो हमारा आउटसाइड द मेन बॉडी होती है। ठीक है, और क्या करता है, स्टीम, यानी कि जो हमारा इसमें अगर हम बात करें एग्जांपल का, तो स्टीम इंजन पहले हुआ करता था। पहले आप देखे होंगे तो जो ट्रेनें होती थी ना, वो भाप इंजन से बन चलती थी, यानी कि वहाँ पे फ्यूल कहीं और बर्न होता था, उससे वेपर बनाया जाता था, फिर उसके बेस पे हमारा क्या होता था, सिस्टम ऑपरेट होता था। तो इस टाइप के जो इंजन होते हैं, जहाँ पे कंबस्शन टैंक जो होता है, बर्निंग टैंक फ्यूल का, वो अलग होता है, मेन बॉडी हमारी अलग होती है, इस टाइप के जो इंजन होते हैं उसे एक्सटर्नल हीट इंजन कहते हैं। और एक्सटर्नल हीट इंजन में चूंकि फ्यूल कहीं और बेटा कंज्यूम हो रहा है, सप्लाई कहीं और आ रही है, तो उस केस में एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। और जब एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होगा, तो जो सिस्टम की इफिशियंसी होती है बेटा, वो बहुत कम हो जाती है। इस कंडीशन में जो इफिशियंसी हमारी होती है ना, इफिशियंसी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो एक्सटर्नल हीट इंजन जो होता है वो वेरी लेस एफिशिएंट होता है। एक्सटर्नल हीट इंजन जो होती है उसकी एफिशिएंसी की जो वैल्यू होती है, वो बहुत बेटा पुअर होता है। एक्सटर्नल हीट इंजन इज वेरी लेस एफिशिएंट, उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत हमारी पुअर होती है, बहुत कम होती है। तो उसी को टर्म हम लोग देते हैं बेटा एक्सटर्नल हीट इंजन। एक्सटर्नल हीट इंजन आर दोज इंजन हुज एफिशिएंसी विल बी वेरी पुअर, जिसकी एफिशिएंसी जो होती है हमारी वो बहुत क्या होती है, पुअर होती है, उसी को हम लोग एक्सटर्नल हीट इंजन कह देते हैं। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली इफिशियंसी जब हम बात करते हैं 10 to 20% होता है एक्सटर्नल हीट इंजन का। ठीक, दूसरा होता है बेटा इंटरनल हीट इंजन। यहाँ पे क्या होता है, इन इंटरनल हीट इंजन बर्निंग ऑफ फ्यूल इनसाइड द मेन बॉडी, मतलब जो हमारी बर्निंग होती है फ्यूल की, वो मेन बॉडी के अंदर ही होता है, वहीं पे आपका बर्न होता है, वहीं पे उसका यूज हम करते हैं। जैसे जितने भी हमारे पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, ये सारे जो होते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल कंबस्शन इंजन के एग्जाम्पल होते हैं, पेट्रोल से चलने वाली जितनी गाड़ियाँ हैं, डीजल से चलने वाली जितना गाड़ियाँ हैं, ये सारी हमारी जो हो गई, वो किससे है, इंटरनल। वही देखो गाड़ी में उसी चैम्बर में आपका क्या होता है, बर्निंग होता है, कंबस्शन होता है, वहीं से हीट एनर्जी जनरेट होती है और वहीं कंज्यूम होती है। तो ये हो गया हमारे इंटरनल का। और एक्सटर्नल में क्या होता था, कंबस्शन कहीं और होता था, ठीक है, और उसका यूटिलाइजेशन कहीं और होता था, इसीलिए वहाँ पे एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आज आजकल हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में, यानी पावर हाउस जहाँ से आपका जनरेट हो रहा है, वहाँ से आपके सिटी, आपके घर तक आने में बहुत एनर्जी क्या होती है, खर्च हो जाती, लॉस हो जाती है। ठीक, उस लॉस का रीजन यही है, प्रोडक्शन बेटा कहीं और हो रहा है, उसका यूटिलाइजेशन कहीं और हो रहा है। अगर ऐसा कुछ सिस्टम होता कि आपके नियरर में कोई प्रोडक्शन का सोर्स होता, तो आपको उतनी एनर्जी ट्रांसमिशन में लॉस नहीं होती। ठीक है, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम दिखा देते हैं क्या होगा, कैसे होगा, उसके बेस पे रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा। ठीक, चलिए ये तो हो गया एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन और इंटरनल कंबस्शन इंजन। ठीक, दूसरा होता है बेटा रेफ्रिजरेटर। दूसरा होता है, अगला हमें पढ़ना था रेफ्रिजरेटर, लेकिन रेफ्रिजरेटर से पहले हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं हीट इंजन पे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर का। ठीक है,
देख, एक चीज़ और बेटा, आप लोगों में शायद हो सकता है कुछ लोगों ने नीट जो 12th के साथ थे या 12th पास आउट थे, वो लोग नीट का एग्ज़ाम दिए होंगे। कल पेपर था, ठीक है। उम्मीद की जाती है आप अच्छा किए होंगे। कैसा किया है आप बेटा, उसका किसी तरह से रिपोर्ट प्रोवाइड करवाइए, कैसे आपने पेपर हुए हैं, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आई, कहाँ से दिक्कतें हुई। एक तो प्रॉब्लम, पहले बात तो आपके सिलेबस को लेके, दूसरी कंडीशन है आपके टेस्ट प्रॉपर नहीं हो पाते इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो दिक्कतें तो कई हैं फिलहाल, लेकिन ये है कि अगर आपको इसी पे मेंटेन करना है तो थोड़ी सी आप मेहनत करिए, ठीक है। मेहनत करिए। इधर रेगुलर हो सकता है, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी आज से ही, लेकिन नहीं हो पाई कुछ कारण से, शायद कॉन्टैक्ट बता रहे थे नहीं प्रॉपर हो पाया बच्चों से, ठीक है। तो उसमें ऑफलाइन क्लासेस जब चलने लगेंगी तो टेस्ट वगैरह थोड़ा सा रेगुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी, बट ये है कि अब चूँकि गवर्नमेंट सेक्टर है तो उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना पड़ता है, ठीक है। जैसा वहाँ से मिलेगा, जैसा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं कि आपको एफिशिएंसी अपनी बढ़ा के रखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। मेहनत करिए, रेगुलर क्वेश्चन करिए, बाकी चीज़ें करिए, तब जाके क्या मेंटेन हो पाएगा, ठीक। उन चीज़ों को तभी बेटा मेंटेन हो पाएगा, तो उसके लिए थोड़ी सी आप लोग मेहनत करिए बेटा, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं बेटा, हीट इंजन पे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं बेटा, ठीक। एक सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। बोला गया है, ये ऑटोमोबाइल इंजन, ऑटोमोबाइल मतलब जो भी सेल्फ ऑपरेटिंग होता है, मशीन से चलता है, ऑटोमोबाइल इंजन एब्जॉर्ब 1600 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द रिजर्वायर। 1600 जूल एनर्जी रिजर्वायर से, मतलब जो सोर्स है वहां से बेटा वो क्या एब्जॉर्ब करता है, ठीक। एंड एक्सपेल्स 1000 टू द कोल्ड रिजर्वायर, मतलब हॉट रिजर्वायर से, ठीक है, वो 1600 के जूल एनर्जी का कंज्यूम करता है, ठीक है, या कह लो क्या वहां से इनटेक करता है, ठीक। और जो ट्रांसफर करता है, अभी हम लोगों ने डायग्राम बनाया था बेटा, ठीक है, जिससे हम लोगों ने कहा था क्या, सिंक, सिंक मतलब उसे कोल्ड रिजर्वायर भी बोलते हैं, ठीक है। सोर्स को हम लोग हॉट रिजर्वायर बोलते हैं। तो सिंक को जो ट्रांसफर कर रहा है 1000, ठीक है, जूल एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है कोल्ड रिजर्वायर को। बोला गया है इन ईच साइकिल द मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम वर्क कितना ऑब्टेन्ड होगा, एंड इट्स एफिशिएंसी, ठीक। तो कंडीशन है वो, एन ऑटोमोबाइल, क्वेश्चन आपको दिया गया बेटा, ऑटोमोबाइल एब्जॉर्ब 1600 जूल एनर्जी फ्रॉम आठ रिजर्वायर, आठ रिजर्वायर, आठ रिजर्वायर को ही हम लोग बोलते बेटा सोर्स। अभी लिखा था ना सोर्स और सिंक, तो हॉट रिजर्वायर को सोर्स कह लेते हैं, फ्रॉम हॉट रिजर्वायर एंड इट ट्रांसफर, इट ट्रांसफर 1000 जूल एनर्जी टू कोल्ड रिजर्वायर, इसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा सिंक। कोल्ड रिजर्वायर को शॉर्ट में क्या बोल लेते हैं हम लोग, सिंक कह लेते हैं, ठीक है। 1000 जूल टू कोल्ड रिजर्वायर, ठीक। इन ईच साइकिल, बोला इन ईच, ईच साइकिल मैंने पर साइकिल इतनी आपकी एनर्जी यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसफर होगा। बोला व्हाट मैक्सिमम वर्क इज डन इन ईच साइकिल, ईच साइकिल में कितना मैक्सिमम वर्क डन होगा, ठीक है, एंड इट्स इफिशियंसी, ठीक। तो डिटरमाइंड मैक्सिमम वर्क डन इन ईच साइकिल, each cycle and its efficiency, और उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, एंड इट्स एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। इन दो चीज़ों को हम लोग को यहाँ पे डिटरमाइन करना बेटा, उसकी एफिशिएंसी, हमारी एफिशिएंसी कितनी होगी और आपका कितना वो वहाँ से क्या करेगा,
ईच साइकिल में वर्क करेगा। तो W हम लोगों ने भी बताया था बेटा, वर्क डन जो होता है वो जो सोर्स से एनर्जी लेते हैं और जो सिंक को ट्रांसफर कर देते हैं, उन दोनों का डिफरेंस होता था, यही लिखा था ना। तो वर्क का जो होगा, वर्क डन की जो वैल्यू होगी, W की वैल्यू होगी बेटा Q1 माइनस Q2। Q1 है हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स और Q2 है हीट क्या गिवन टू द सिंक। सोर्स जो लिया रहता 1600 था बेटा, सिंक को जो ट्रांसफर किया 1000, यानी 600 जूल केवल एनर्जी जो हो रही है वो हमारा वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही। 1600 लिया बेटा, 1000 फालतू का लॉस हो गया। सिंक को जाने मतलब फालतू का है, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है बेटा। तो 1600 जूल एनर्जी लिया था उस इंजन ने, और केवल 600 जूल एनर्जी को यूटिलाइज कर पाया वर्क के फॉर्म में, बाकी एनर्जी जो हो गई वो लॉस हो गई। ठीक, एक कंडीशन ये। दूसरा एफिशिएंसी लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट एफिशिएंसी ऑफ इंजन, एफिशिएंसी ऑफ ऑटोमोबाइल। इस मस ऑटोमोबाइल मतलब जो भी हमारा व्हीकल है उसकी बात करें बेटा। ऑटोमोबाइल की जो क्या हो गया एफिशिएंसी होगा, तो ईटा की वैल्यू हो जाएगी W/Q1। W की वैल्यू है 600 बेटा, Q1 की वैल्यू 1600। दो जीरो कट गया, इसको हम काट देते बेटा 2 से, और फिर इसका आंसर होगा नहीं, 3 जा 8 जा 3/8। अगर आप परसेंटेज में करना चाहेंगे परसेंटेज एफिशिएंसी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। जब परसेंटेज निकालना होगा तो यहीं पे आप 100 से क्या कर लेना, तो यहाँ परसेंटेज एफिशिएंसी हो जाएगी, इंटू 100 कर दीजिएगा, ये हुआ इंटू 100। 4 से काट दो बेटा, 4 2 जा 425 जा 1.5, 12 तो वैल्यू आ गई 27.5%। उसकी जो एफिशिएंसी आपके आगे बेटा अप्रॉक्सीमेटली 27.5% की क्या आ रहा है आपका, बराबर आ रहा है। ठीक है, 27 की 37 बेटा, 25 37.5, सॉरी 37.5% आपके अप्रॉक्सीमेटली सी एफिशिएंसी आ गई बेटा। ठीक, तो ये तो कंडीशन आपका होता है हीट इंजन। ठीक है, कितना एनर्जी लिया, कैसे ट्रांसफर किया, उसके बेस में हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। तो सिंपल सा था, डायरेक्ट फार्मूले पे आपको मिल जाए कि वर्क डन कितना होगा और एफिशिएंसी क्या होगी। तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। एक बार देख लो बेटा, 1 मिनट, तब फिर अगला क्वेश्चन एक करवा देते हैं, फिर नेक्स्ट आपको कैसे डेटा बताते हैं। एक बार 1 मिनट देख लीजिए। हो गया बेटा, चलिए। तो ये तो हीट इंजन पे जो भी क्वेश्चन हमारे डिजाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, इसी से कुछ जो भी रहेगा, जैसा भी कॉन्सेप्ट हमारा वही फॉलो होगा बेटा। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं बेटा रेफ्रिजरेटर। ये तो हीट इंजन हो गया, अगला हम लोग पढ़ लेंगे बेटा रेफ्रिजरेटर। जिसे कॉमन लैंग्वेज में हम लोग फ्रिज बोल देते हैं। हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर में अंतर क्या होता है बेटा, देखो हीट इंजन में जो हॉट रिजर्वायर होता है वहां से हीट जो है कोल्ड रिजर्वायर की तरफ शिफ्ट करता है, और जो दोनों का डिफरेंस होता है वो हमारा वर्क डन के बराबर हो जाता है।
कोल्ड रिजर्वायर में कंडीशन उल्टा होता है बेटा। यहाँ पे सिंक जिसका टेम्परेचर लो है, देखो हमेशा हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर तो सेल्फ हीट का फ्लो होता है यार बेटा, बहुत वहाँ जुगाड़ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कोई चीज़ गर्म चीज़ आप रख दिया एटमॉस्फेयर में, अपने से ठंडा हो जाता है, लेकिन कितना कब तक ठंडा होगा, जब तक वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता है। अगर उस टेम्परेचर से फिर बिलो टेम्परेचर तक आपको ले जाना है, अगर उस टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर ले जाना, फिर हमें रेफ्रिजरेटर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो आपने पानी है, दूध है, कुछ भी गर्म कर लिया, खाना बनाया, ठीक है, गर्म है, उसको आप रख देंगे ओपन, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर घट के कितना, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर तो ऑटोमेटिकली वो ठंडा होगा, आपको किसी मशीन की रिक्वायरमेंट वहाँ नहीं होती है। लेकिन अगर उस टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर आपको ले जाना है, तो फिर हमें एक क्या मशीन की रिक्वायरमेंट होगी जो उसके टेम्परेचर को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से भी रिड्यूस करे, तो उसी को हम लोग कह रहे थे बेटा रेफ्रिजरेटर। अब बात यह है कि आप रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो आपकी कूलिंग जो है वो जल्दी हो जाएगी। इसी चीज़ को अगर ठंडा करना है, क्योंकि वहाँ से एक सिस्टम लगा है जो एनर्जी को बाहर रिलीज करता रह रहा है, तो इसलिए वहाँ पे कूलिंग का रेट क्या होगा, फास्ट होगा, ठंड कूल जल्दी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, वैसे ओपनली ओपन का एटमॉस्फेयर में करेंगे तो रिलेटिवली आपका स्लो होगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा था या रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे बेटा रेफ्रिजरेटर का, तो बोला जाता है रेफ्रिजरेटर इज ए हीट पंप। इसे वहाँ हीट इंजन कहते हैं, इसे हीट पंप कहते हैं बेटा। ठीक है, इज बेसिकली ए हीट इंजन रनिंग इन रिवर्स डायरेक्शन। जैसे हीट इंजन होता था उसी का वैसा ही मान लीजिए, बट ये रिवर्स डायरेक्शन, उल्टे डायरेक्शन में यहाँ पे क्या होता है, रन करता है। इसकी रनिंग जो होती है वो रिवर्स डायरेक्शन में होती है। ठीक है, रनिंग रिवर्स डायरेक्शन। इट टेक्स हीट फ्रॉम द कोल्डर बॉडी, ये कोल्डर बॉडी से हीट को लेता है। इट टेक्स हीट फ्रॉम द कोल्डर बॉडी एंड आफ्टर डूइंग सम वर्क, एंड आफ्टर डूइंग सम वर्क, ठीक है, गिव्स द हीट, रेस्ट हीट टू द हॉटर बॉडी। ये रेस्ट हीट को कहाँ पे प्रोवाइड करता है बेटा, हॉटर बॉडी को, मतलब कोल्डर बॉडी से हीट को लेके हॉटर बॉडी को ट्रांसफर करता है। जबकि हीट इंजन हॉटर बॉडी से यानी सोर्स से हीट को लेके कोल्डर बॉडी को ट्रांसफर करता था, और बाकी जो दोनों का डिफरेंस होता था वर्किंग सब्सटेंस वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था। यहाँ पे जब हम लोग बनाएंगे बेटा तो ऐसे होता है, देखो कंडीशन दोनों वैसी ही रहेगी बेटा, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट को। ये अब इसे हम लोग यहाँ पे इस टाइम में कह सकते हैं बेटा सोर्स, और दूसरा हो गया सिंक। सोर्स हो गया और सिंक हो गया, जैसे वहां लिखा था ऐसे यहाँ लिख लो। ये हो गया बेटा सिंक या हॉट रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर। यहाँ पे टेम्परेचर इसका T2 ले लीजिए। पिछली बार और इस बार में अंतर क्या होता है, पिछली बार हॉट जो रिजर्वायर था वहां से हीट मूव करता था कोल्ड रिजर्वायर की तरफ, अब की बार रिवर्स हो रहा है बेटा, कोल्ड रिजर्वायर से यानी सिंक से हीट का ट्रांसफर करना है हमें हॉट रिजर्वायर की तरफ। ये हो जाएगा वर्किंग सब्सटेंस। दिस इज द वर्किंग सब्सटेंस। ये हो गया हमारा बेटा वर्किंग सब्सटेंस हो गया। ठीक, यहाँ से हीट, अब की ध्यान देना, इधर से जा रहा है, ये हीट जाने वाला Q2 है, इसको जो ट्रांसफर हो रहा है वो हमारा Q1। जस्ट उसी का हमने उल्टा कर लिया बेटा। ठीक, तो ये दोनों में आपका अंतर डिफरेंसेस आपके होगी। अब यहाँ पे आता है, वहाँ पे हम लोग कहते थे इफिशियंसी, यहाँ कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस सब लोग लेते हैं, रेफ्रिजरेटर का बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है हीट एक्सट्रैक्टेड, जितना हीट वो सिंक से ले रहा है, हीट एक्सट्रैक्टेड अपॉन वर्क डन के बराबर होता है। इसी को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी कहते हैं बेटा। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर, कोफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी आप क्या लिखा बेटा आपने, रेफ्रिजरेटर। एक मिनट थोड़ा सा, ये है रेफ्रिजरेटर है बेटा।
ठीक, रेफ्रिजरेटर। तो कोफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी जब हम लोग बात करते हैं रेफ्रिजरेटर का बेटा, इस केस में यहाँ बीटा से, वहाँ ईटा से दिखाते थे, यहाँ बीटा से दिखा ले रहे हैं। इसकी जो वैल्यू होती है ये होता है बेटा हीट एक्सट्रैक्टेड, कितना हीट वो सिंक से ले रहा है अपान वर्क डन। इसकी वैल्यू है हीट एक्सट्रैक्टेड अपान वर्क डन। हीट एक्सट्रैक्टेड अपान क्या हो जाएगा बेटा, वर्क डन के बराबर होता है। इसकी जो वैल्यू हो रही है वो हमारी हीट एक्सट्रैक्टेड अपान वर्क डन के क्या हो जाएगी, बराबर होती है। ठीक है, आगे कंडीशन क्या हो रहा है, ये हो गया हमारा हीट एक्सट्रैक्टेड अपान वर्क डन के बराबर है। हीट एक्सट्रैक्टेड जो है Q2 है, देखो यहाँ से हीट जो ले रहा है वो कितना है बेटा, Q2 है। और वर्क डन यहाँ भी बेटा Q1 माइनस Q2 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसे लिख सकते हैं बेटा Q2 अपान W, या बीटा की वैल्यू होगी Q2 बाई Q1 माइनस Q2। Q2 अपान Q1 माइनस क्या हो जाए, Q2। और जब हम लोग बात कर लेते हैं इसी को T के टेम्परेचर के टर्म में, तो ये हो जाएगा बेटा T2 बाई T1 माइनस T2। और जब इफिशियंसी के टर्म में लेते हैं बेटा, तो ये उल्टा हो जाएगा, 1 माइनस ईटा अपान ईटा के बराबर हो जाता है। यही वैल्यू हमारी जो होती है ये 1 माइनस ईटा अपान ईटा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ क्या, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमने इफिशिएंसी लिख दिया बेटा, इसे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। इफिशिएंसी जब टर्म लेते हैं हीट इंजन के टर्म में लेते हैं बेटा, तो इसके बेस पर दिखा देते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, उसकी वैल्यू हमारी यहाँ से मिल जाती है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो हो गया वो इस यहाँ से अपने रिप्रेजेंट करते हैं Q2 बाई, ये तो Q2 बाई W लिखा, वही Q2 बाई Q1 माइनस Q2 इक्वल टू T2 बाई T1 माइनस T2 इक्वल टू 1 माइनस ईटा अपान ईटा। अगर ईटा के टर्म में कोफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी दी गई है तो वहाँ से हम कन्वर्ट कर लेते, इस टर्म में कर लेते बेटा। अब इसके बेस पर हमें क्वेश्चन आपको पूछा जाता है क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है, वो चीज़ें मिल जाती हैं। कभी Q1 की वैल्यू पूछते हैं कितना टोटल हीट आपको ट्रांसफर होगा, ठीक है, कभी आपको क्या बीटा की वैल्यू पूछ देंगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना होगा, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें आपको पुटअप की जाती है। क्वेश्चन अभी हम करवा देंगे इस पे, आप इसको पहले देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर देखा जाता है बेटा। एक बार इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत, बस जस्ट ये हीट इंजन का रिवर्स होता है, इट इज द रिवर्स ऑफ द हीट इंजन। ये हीट इंजन का हमारा क्या होगा, रिवर्स होगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए, जल्दी करिए बेटा। चलो देखते बेटा, अब क्वेश्चन इसी फार्मूले पे यानी रेफ्रिजरेटर के बेस पे भी एक कर लेते हैं। हम लोगों ने हीट इंजन पे एक कर लिया था, रेफ्रिजरेटर पे आप कर लीजिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको पता हो बेटा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलते, बहुत टेढ़े मेढ़े नहीं रहते, लेकिन जब आपको तरीका होगा कब कैसे किस फॉर्म में कौन सा फार्मूला यूज करेंगे तभी लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं बेटा, कैलकुलेट द लिस्ट अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी डन।
आपको यहाँ पे है कैलकुलेट द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी डन टू फ्रीज 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बाई मीन्स ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। ठीक, तो ये है क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क दैट डन टू फ्रीज 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिसे हमें फ्रीज करना है बाई मीन्स ऑफ ए क्या, रेफ्रिजरेटर, बाई मीन्स ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, मतलब फ्रीज के द्वारा उसे हमें क्या करना है, फ्रीज करना मतलब क्या करना है, आइस में कन्वर्ट करना है बेटा। फ्रीज करना का मतलब क्या हो गया, आइस में कन्वर्ट करना है। टू फ्रीज, तो ये फ्रीज है बेटा, FREEZ, टू फ्रीज 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बाई मीन्स ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। आगे क्या कहा गया बेटा, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड ऑन द सराउंडिंग इन दिस प्रोसेस। ठीक है, बोला गया टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग बेटा, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज कितना डिग्री ले लिया बेटा आपने, 27 डिग्री सेंटीग्रेड कह रहा है। सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हॉट रिजर्वायर यानी सोर्स का जो आपको टेम्परेचर है। बोला कि हाउ मच हीट इज पास्ड टू द सराउंडिंग को कितना आपको हीट पास होगा इन दिस प्रोसेस, पास टू द सराउंडिंग। बेटा हम बोल दे रहे हैं, कभी कभी अगर आपको रीडिंग में कोई प्रॉब्लम होगी तो हम चीज़ों को इसीलिए पोंसिएट कर दे रहे हैं। ठीक है, सराउंडिंग इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में कितना हीट सराउंडिंग को ट्रांसफर होगा। आपको लेटेंट हीट ऑफ वाटर दिया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है, एल की वैल्यू 80 कैलोरी पर ग्राम। यहाँ पे आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया गया है, ठीक है, जो आपको फ्रीज होने पे, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ क्या, फ्यूजन, एल की वैल्यू 80 कैलोरी पर ग्राम है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये बेटा 80 कैलोरी पर ग्राम। अब हमें निकालना क्या क्या है बेटा, ठीक है, यहाँ पे हमें डिटरमाइन क्या क्या करना है। एक तो कह क्या रहा है आपको, वर्क की वैल्यू क्या होगी इसमें, और दूसरा जो सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी। क्या क्या गिवन है बेटा, Q2 की जो वैल्यू होगी, क्योंकि हीट जब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है वो फ्रीज होगा, तो आइस का टेम्परेचर भी हम 0 ही लेंगे, तो वहाँ पे Q बराबर लेंगे ml। केवल फेज यहाँ चेंज हो रहा है, पीछे ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं इसको, हीट में हम लोगों ने पढ़ लिया है। फेज ट्रांसफर के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी, Q इक्वल टू ml। अगर आइस से वाटर में बदलेगा तो हीट रिक्वायर्ड होगा, और वाटर से आइस में बदलेगा तो उतना हीट आपका रिलीज होता है। तो Q2 की जो वैल्यू यहाँ पे होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो होगा m इंटू एल। एम की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 80 है, यानी 80 कैलोरी एनर्जी यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, Q2 की वैल्यू है। T2 की वैल्यू जो आपको दिया गया है, यानी कि सिंक का जो टेम्परेचर है वो हमारा T2 की वैल्यू जो दी गई वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273 केल्विन हो गया। अगर केल्विन में बदलेंगे 273 केल्विन होगा। और T1 की वैल्यू सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है हार्ड रिजर्वायर, वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 27 प्लस 273 हो जाएगा बेटा, ये हो गया 300 केल्विन। ऊपर 273 है कोल्ड रिजर्वायर का और हार्ड का 300। हमें चूंकि Q2 मालूम है बेटा, Q2 मालूम है, Q1 निकालना है, W निकालना है, और T1 T2 मालूम है। तो हम लोगों ने फार्मूला एफिशिएंसी यानी कि परफॉर्मेंस का पढ़ा था, Q2 अपान W, यही इक्वल टू जब टेम्परेचर के टर्म में पढ़ा था T2 अपान T1 माइनस T2 पढ़ा था, तो पढ़ा था T2 बाई T1 माइनस T2। हमें चाहिए W की वैल्यू बेटा, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, W की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो जब W की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
ये वो Q2 ब्रैकेट में T1 माइनस T2 अपान T2। ठीक, वैल्यू हम लोग रख लेते हैं बेटा। वैल्यू इसमें रखेंगे तो W की जो वैल्यू आ जाएगी Q2 80 कैलोरी है बेटा, T1 300 माइनस 273 अपान T2 273 हुआ। ऊपर आया 80 इंटू 27 अपान 273 हो गया बेटा। ये W की वैल्यू, ये हमारी क्या आ रही है W की वैल्यू। अब इसको हम सिंप्लीफाई कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली 8 के लगभग आता है, तो 7.9 समथिंग आएगा। ठीक, तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इसको 3 से काट दो, 9 टाइम 9 1, ये लगभग 10 टाइम चला जाएगा। ठीक है, 9 1 जा 9, ठीक, और 9 10 जा 90, बचा 1, 10 में लगाया 10 हो गया 10.1। अब यहाँ से 10.8 से करेंगे तो वैल्यू हमारी जो है, अगर ये 10 होता तो 8 पूरा कंप्लीट जाता, तो 7.9 के लगभग अप्रॉक्सीमेटली आएगा बेटा, 7.91। तो इतना कैलोरी के टर्म में, चूंकि हमारा कैलोरी दिया है तो कैलोरी हम लेंगे, इतनी कैलोरी आपकी वर्क डन हो रही है बेटा। वर्क डन की वैल्यू 7.91 कैलोरी आ गया। हमें कहा गया था, एक तो पार्ट हमारा वर्क हमने निकाल लिया बेटा, सेकेंड पार्ट यहाँ पे आपको बोला गया था कि जो हीट आपको दे रहे हैं, ठीक, सराउंडिंग को कितना हीट जाएगा, जो सराउंडिंग है यानी हॉट रिजर्वायर का जो काम कर रहा है, सोर्स का काम कर रहा है, कितना टोटल हीट ट्रांसफर होगा। तो हम लोगों ने कहा था बेटा, यहाँ पे जो हीट हम देते हैं, एक तो आपका क्या हुआ, Q2 हीट दिया, W वर्क डन हुआ, तो Q2 प्लस W मिल के आपका Q1 के बराबर होता है। जैसे Q1 माइनस Q2 इक्वल टू W, तो Q1 की वैल्यू होगी Q2 प्लस W के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा पार्ट हम लोगों ने लिखा था, हाउ मच हीट इज पास्ड टू द सराउंडिंग। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट पास टू द सराउंडिंग हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट पास्ड टू द सराउंडिंग, पास टू द सराउंडिंग कितना हो जाएगा। तो यहाँ से जब निकालेंगे Q1 की वैल्यू आएगी बेटा Q2 प्लस W। Q2 की वैल्यू हम लोगों ने देखो पहले निकाला 80, और Q1 W की जो वैल्यू हो रही है 7.91, यानी कि आंसर आ गया है कि 7.91 कैलोरी। इतनी एनर्जी जो होगी वो सराउंडिंग को ट्रांसफर होगी। 87.91 कैलोरी जो एनर्जी है वो हमारा सराउंडिंग को क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो उसके बेस पर दिखा देंगे कितनी एनर्जी आपके यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया बेटा, हीट इंजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, और इस पे क्वेश्चंस आपके हो गए। ठीक, चीज़ें शायद क्लियर हो गई होंगी। कल हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वैसे आप पढ़ के रखिएगा, जैसे रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल बेसिकली डिवाइड कर लिया, फिर आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, यहाँ पे वर्क वगैरह कैसे निकालेंगे, इससे न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं। तीन चीज़ों को थोड़ा सा आप यहाँ से पढ़ के रखिएगा बेटा। ठीक, एक बार इसको देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइए, नहीं तो फिर एक बार क्वेश्चन देख लो और सोल्यूशन देख लिए। हम टाइम आपको दे रहे हैं, 2 मिनट देख लीजिए, जल्दी करिए। हो गया बेटा, चलिए देखते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन एक बार हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, 1 मिनट आप समझ लो, कोई डाउट हो। कैलकुलेट द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क दैट डन टू द फ्रीज 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कहा गया है वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, उसको फ्रीज करना है यानी बर्फ में बदलना है। ठीक है, तो कितना इस प्रोसेस में रेफ्रिजरेटर को वर्क करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा है, ठीक है, और टेम्परेचर सराउंडिंग का, जैसे हीट निकाल जहाँ रहा है उसका टेम्परेचर जो है वो बेटा 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर जहाँ रेफ्रिजरेटर रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको फ्रीज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। दूसरा, हाउ मच हीट इज पास टू द सराउंडिंग,
जो सराउंडिंग है जब वो क्या करेगा, फ्रीज करेगा। तो देखो आप घर में रेफ्रिजरेटर होगा, आप उसके जब वो ऑपरेट हो रहा हो, चल रहा हो, तो आप उसके पीछे बैक साइड में नीचे देखिए तो हीट रिलीज होता है। इंजन से हीट क्या होता है आपका, रिलीज होता रहता है। तो वो हीट जो रिलीज हो रहा है वो अंदर से निकाला जा रहा है ना। तो वहाँ पे दो, एक तो अंदर से अमाउंट निकलने वाला प्लस हीट इंजन को ऑपरेट करने में जो एनर्जी खर्च हो रही, लॉस हो रही हीट के फॉर्म में, वो दोनों के सम के बराबर होता है। ठीक है, इसीलिए आपका जितना अंदर से कूलिंग होती है उससे ज्यादा कमरे में हीटिंग होती है। ठीक, तो ये चीजें होती हैं। आपने एक बार कुछ पढ़ा होगा लोअर क्लास में ही कि अगर किसी रेफ्रिजरेटर को किसी आइसोलेटेड कमरे में उसके डोर को ओपन करके ऑन कर दिया जाए तो कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा या घट जाएगा। क्वेश्चन बनता है बेटा कि अगर किसी क्लोज रूम हो, क्लोज रूम है और रेफ्रिजरेटर के डोर को ओपन कर दीजिए, ठीक है, और रेफ्रिजरेटर को ऑन कर दिया जाए, तो जब रेफ्रिजरेटर को ऑन करेंगे तो उस कमरे का टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। तो आंसर होता है बेटा बढ़ जाता है। आंसर क्या आता है आपका, टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज कर जाता है। और इंक्रीज करने का रीजन है क्योंकि हीट क्या कर रहा है, हीट जो ट्रांसफर करता है ना रेफ्रिजरेटर से, उसमें जो उसके ऑपरेटिंग मशीन है वो भी एनर्जी जो रिलीज करती है हीट के फॉर्म में, वो दोनों जुड़ जाता है बेटा Q1 में। ठीक है, जो आपका अंदर से ही एनर्जी रिलीज करा रहा है वो तो है ही है, प्लस आपका जो उसके ऑपरेटिंग में जो एनर्जी हीट जनरेट हो रही है वो भी आपकी जुड़ जाती है, इसीलिए ओवरऑल टेम्परेचर राइज कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ वही करना था। तो हमने जो हीट उसको क्या करेगा, फ्रीज करने में रिलीज करेगा, उसकी वैल्यू होगी Q इक्वल टू ml। केवल के फेज चेंज करना है तो m की वैल्यू 1 ग्राम दिया, l की वैल्यू 80 कैलोरी पर ग्राम दिया, तो 80 कैलोरी आ गई। T2 टेम्परेचर अंदर रेफ्रिजरेटर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड है यानी वाटर का, और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो 27, तो ये 300 केल्विन हो गया, 273 हो गया। यहाँ से हमें क्या एफिशिएंसी परफॉर्मेंस निकालना है रेफ्रिजरेटर का, तो बीटा इक्वल टू Q2 बाई डब्ल्यू इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। तो W की वैल्यू निकालनी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया Q2 ब्रैकेट में T1 माइनस T2 अपॉन T2 के बराबर हो गया। तो W की वैल्यू यहाँ पे जब सारा डाटा हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर लिया तो Q2 की वैल्यू 80 है बेटा, T2 की वैल्यू हमारे T1 की वैल्यू आपका 300 है, T2 की वैल्यू 273 है, नीचे आ गया 273 बेटा। ठीक, तो यहाँ पे इसके बेस पे आपने क्या किया, रिप्रेजेंट कर लिया बेटा कितना होगा। तो सॉल्व करने वैल्यू आपके 7.91 यानी वर्क जो आपका करेगा वो 7.91 कैलोरी करेगा। और कितना हीट सराउंडिंग को ट्रांसफर करेगा, देखो Q1 कितना होगा, तो ये W जो हमारा वर्क डन है, W अब प्लस क्या Q2 के बराबर होगा, तो Q1 की वैल्यू होगी W प्लस Q2 यानी 80 प्लस 7.91 दैट इज 87.91 कैलोरी। तो ये हो गया बेटा हमारा कैसे होता है क्या होता है, यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, इतना कर डालिएगा। कल हम लोग जो है फिर आगे जो स्टडी करेंगे बेटा डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस होंगे, थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा। ठीक है, चलिए बाकी कल करते हैं। ओके बेटा।